स्वागत है आप सभी का खाद्य एवं फल संरक्षण की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसे मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल फूड एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि चाहे जिस माध्यम से आप मेरी इस ऑनलाइन क्लास को एक्सेस कर रहे हों, कृपया मेरे इस YouTube चैनल के पेज पे जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसा करने से जैसे ही कोई नया वीडियो, कोई नई क्लास इस चैनल पे अपलोड होगी, आप तक उसकी सूचना तत्काल और निर्बाध रूप से पहुंच पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी सूचना आपकी स्क्रीन पे आ रही है। आज हम एंजाइम और एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यह क्लास आप द्वितीय प्रश्न पत्र सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 3 के तहत पढ़ रहे हैं। तो पहला स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम या किण्वक, एंजाइम को किण्वक भी कहते हैं। तो एंजाइम या किण्वक घुलनशील कोलाइडी जैव उत्प्रेरक हैं। उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट। एंजाइम अर्थात किण्वक घुलनशील कोलाइडी जैव उत्प्रेरक हैं जो जीव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। प्राथमिक रूप से सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं या इनमें प्रोटीन विद्यमान रहता है, यद्यपि कुछ ग्लाइकोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन एंजाइम एमिनो एसिड के रैखिक बहुलक होते हैं और उनमें 100 से 1000 अमीनो एसिड के अवशेष होते हैं जो कि आपस में संबद्ध रहते हैं और इसी संबद्धता के कारण एक विशेष जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एंजाइम जो है वो घुलनशील कोलाइडी जैव उत्प्रेरक है और सभी एंजाइम में प्रोटीन पाया जाता है, मतलब प्रोटीन होता है। आगे, एंजाइम का जैव संश्लेषण प्रत्येक सजीव सत्ता के विभिन्न कार्यों के लिए अति आवश्यक है, जैसे वृद्धि, उपापचय, पुनरुत्पादन तथा कोशिकाओं का स्वलयन। साधारण भाषा में बताता हूं कि मतलब एंजाइम वो जीव हैं जो किसी भी फल को पकाते हैं और पक जाने के बाद उसे सड़ाते हैं। तो हम कहां पे थे? हम थे एंजाइम का जैव संश्लेषण प्रत्येक सजीव सत्ता के विभिन्न कार्यों के लिए अति आवश्यक है, जैसे वृद्धि, उपापचय, पुनरुत्पादन तथा कोशिकाओं का स्वलयन। प्रत्येक एंजाइम में एक सक्रिय स्थल होता है जो एंजाइम के कार्य के लिए आश्रय के साथ संक्रमण अवस्था समृद्ध बनाने में संलग्न होता है। कुछ स्थितियों में विशेष सहघटक बंधन के लिए एक सहघटक बंधन स्थल भी उपस्थित रहता है जो एंजाइम को विशेष कार्यों के लिए प्रेरित करता है। यह सब घटक विभिन्न प्रकार के धातुओं के आयन होते हैं। जेनो एंजाइम एंजाइम के अंतर्गत नवीनतम माने जाते हैं, जो कि रासायनिक परिवर्तन
या प्रोटीन अभियांत्रिकी के साथ ही साथ दृश्चित उत्परिवर्तन या एंजाइम उत्पन्न करने वाली कोशिका के स्थल विशेष में आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा निर्मित होते हैं। अब हम इनका वर्गीकरण जानेंगे कि एंजाइम का वर्गीकरण कितने हैं। एंजाइम को मुख्यतः 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो एंजाइम आश्रय की उच्चतर वंशीय विशेषता के कारण लगभग 25,000 विभिन्न प्रकार के एंजाइम का अस्तित्व हो सकता है और इनमें से केवल 2100 शासकीय रूप से अंतरराष्ट्रीय जीव रसायन संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है। और उपरोक्त बात से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे एंजाइम अनेक हैं जिनका अध्ययन करना अभी शेष है। एंजाइम को 6 प्रमुख वर्गों, एक एक करके सभी वर्गों को देखते हैं। तो पहला है आर्कबोरिडक्टेसेस, दूसरा है वर्ग जो है वो है ट्रांसफेरेसेस, तीसरा वर्ग है हाइड्रोलेसेस, चौथा वर्ग है लाएसेस, पांचवा वर्ग है आइसोमरेसेस और छठा वर्ग है लिगेसेस में बांटा जा सकता है। किंतु इन्हें पुनः वर्ग और उपवर्ग में भी विभाजित किया गया है। मतलब यही अंतिम वर्गीकरण नहीं है, जितने भी वर्गीकरण हैं उनमें से 6 प्रमुख वर्ग मैंने आपको बताए हैं। एंजाइम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनकी उत्प्रेरक शक्ति न केवल एंजाइम की अभिक्रियाओं को बढ़ाती है बल्कि अभिक्रियाओं की पद्धति में ऊर्जा सक्रियता की ऊर्जा को कम करती है। इसका परिणाम यह होता है कि एंजाइम अभिक्रियाएं थोड़े से दैहिकीय एवं भौतिक स्तर पर ताप में परिवर्तन होने से अत्यंत ही सरलता के साथ सक्रिय होने में सक्षम होती हैं। अब हम प्रकारों को देखेंगे कि एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं। तो एंजाइम मात्र फल तथा सब्जियों को खराब करने के लिए ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि उनका एक सशक्त पक्ष औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान भी है। फल तथा सब्जियों से बनाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों में उनकी भूमिका अपरिहार्य है। औद्योगिक उपयोग के लिए जो मात्रा उत्पादित की जाती है उसका 80% सूक्ष्म जैविक एंजाइम की है। मतलब जितनी भी मात्रा उत्पादित की जाती है उसका 80% सूक्ष्म जैविक एंजाइम की है। सूक्ष्म जैविक एंजाइम की उत्पादन प्रक्रिया के कारण एंजाइम को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला है अंतःकोशिकीय या इंडो एंजाइम। यह सूक्ष्म जीवों की कोशिका द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा राइबोसोम में संश्लिष्ट होते हैं। ये कोशिका द्रव्य के अंदर उत्पन्न होते हैं। इनकी क्रियाशीलता इन्हीं कोशिकाओं के अंदर तक ही सीमित होती है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा है बाह्य कोशिकीय या एक्सो एंजाइम। ये क्या होते हैं भाई? तो ऐसे एंजाइम सूक्ष्म जीवों में उनकी कोशिका के बाहर उसके माध्यम से स्रवित या निर्मित होते हैं। इनकी क्रियाशीलता कोशिका के बाहर होती है और प्रोटीन, स्टार्च तथा फैट का यह फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब कि किण्वन करते हैं। इन 2 प्रकार के एंजाइमों में अधिकांशतः उपयोग बाह्य कोशिकीय यानी कि एक्सो एंजाइम का ही होता है। अब हम एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ने जा रहे हैं। तो फल एवं सब्जियां
तथा उनसे निर्मित पदार्थों को नष्ट होने में एंजाइम की क्रिया की तीव्रता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतः एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले घटक इस प्रकार से हैं। पहला है पीएच मान, मतलब कि अम्लता या क्षारीयता। पीएच मान के बारे में अभी पिछली ही क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है कि पीएच मान क्या होता है और किस तरीके से यह सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके प्लेलिस्ट में कक्षा 11 के लिए जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है उसमें आप देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक नामक जो क्लास मैंने डिलीवर की है उसके माध्यम से। दूसरा है तापक्रम, तीसरा है एंजाइम की मात्रा और चौथा है गाढ़ापन यानी कि प्रभावित होने वाले पदार्थों का घनत्व। अब एक एक करके इनको विस्तार से देखते हैं। तो पीएच मान, पहला है पीएच मान, अम्लता या क्षारीयता। पीएच मान मैंने बताया था, एक बार सरसरी तौर पे मैं फिर से आपको बता देता हूँ। पीएच मान जो होता है वो 0 से 14 तक की संख्याओं की एक श्रृंखला होती है, जिसमें 7 जो है वो मध्य मान है और 7 ही आसूत जल मतलब कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। 7 से 0 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो घोल की अम्लता बढ़ती जाती है और 7 से हम 14 की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं घोल की क्षारीयता बढ़ती जाती है। और इस माध्यम से यानी कि पीएच मान के माध्यम से हम अत्यंत ही सरल तरीके से किसी भी घोल या पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को माप सकते हैं या जान सकते हैं। तो एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए उचित पीएच मान मतलब कि अम्लता का होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो कि विभिन्न एंजाइम के लिए भिन्न भिन्न है। अम्लता एंजाइम की क्रियाशीलता को 3 प्रकार से प्रभावित करती है। प्रथम, एंजाइम और प्रभावित होने वाले पदार्थों का सम्मिलन। द्वितीय, क्रिया से संबद्ध प्रोटीन का आयनीकरण। और तृतीय, वाटर ऑफ हाइड्रेशन, आयोनिक शक्ति का प्रभाव और कोएंजाइम। इस तरह से अम्लता जो है वो एंजाइम को प्रभावित करती है। अधिकांश एंजाइम पीएच मान 4.5 से 8 के अंतर्गत क्रियाशील रहते हैं। यानी कि यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि यदि हम किसी भी खाद्य पदार्थ का पीएच 4.5 से कम कर दें या 8 से अधिक कर दें तो एंजाइमों की क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगी। अब अगला तापक्रम। तो अधिकांश एंजाइम की समुचित क्रिया 30 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के अंतर्गत होती है। 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम में यह निष्क्रिय होने लगते हैं तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापक्रम में पूर्ण रूपेण निष्क्रिय हो जाते हैं। सामान्य नियमानुसार रासायनिक प्रतिक्रियाएं चाहे वे उत्प्रेरणशील या अउत्प्रेरणशील हों, तापक्रम के बढ़ने से तीव्र हो जाती हैं। ठीक यही नियम किण्वकीय उत्प्रेरणशील प्रतिक्रियाओं के संबंध में सही है, किंतु इनकी सीमा मात्र 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही है। इसीलिए एंजाइम के द्वारा होने वाली खराबियों को 70 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक किसी भी खाद्य पदार्थ को गर्म करके रोका जा सकता है। अत्यंत ही कम तापक्रम में भी एंजाइम क्रियाशील नहीं होने पाते। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम एंजाइम की मात्रा। तो यदि अन्य बातें समान हों तो एंजाइम जितनी ही अधिक मात्रा में होंगे उनकी क्रियाशीलता भी उतनी ही अधिक होगी। इसके साथ ही साथ एंजाइम की क्रियाशीलता से प्रभावित होने वाला पदार्थ तथा परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाला पदार्थ उचित अनुपात में होना चाहिए। एंजाइम की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होने वाले पदार्थ की मात्रा यदि अधिक हो जाती है तो एंजाइम, ये इंजन यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ये एंजाइम है, तो एंजाइम की क्रियाशीलता मंद पड़ जाती है। उदाहरण के लिए
यदि स्यूकोस के घोल में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज मिला दिया जाए तो जल अपघटन जो कि खमीर इवरटेस एंजाइम द्वारा होता है 2% घट जाता है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, प्रभावित होने वाले पदार्थ का घनत्व मतलब कि गाढ़ापन। तो जो पदार्थ जितना ही पतला होगा उसमें इनकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी और सीमा से अधिक पदार्थ का गाढ़ा होना भी अवांछनीय है और इसीलिए मुरब्बे के सिरे में जिसमें शक्कर का जो TSS है मतलब शक्कर का जो प्रतिशत है वो 70 से अधिक होता है, एंजाइम क्रियाशील नहीं होने पाते। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाने जा रहा हूं, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए और इस चार्ट के माध्यम से आप सूक्ष्म जीव एवं एंजाइम की क्रियाशीलता पर तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है इसको आप भली भांति समझ पाएंगे। तो इसमें कई सारे कॉलम दिए हुए हैं, जिसमें पहला कॉलम है थर्मोफिलिस, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है मिसोफिलिस, चौथा है फफूद, पांचवा है खमीर और छठा है एंजाइम। तो इसमें सक्रिय, मंद सक्रिय और निष्क्रिय। निष्क्रिय जो प्लेन एरिया है अगर उस टेम्परेचर से हम नीचे कर देंगे टेम्परेचर को तो एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाएंगे, वो है 30 डिग्री से कम। और यदि हम 40 डिग्री से अधिक कर दें तो उनकी सक्रियता थोड़ी सी कम होगी और 50 डिग्री से अधिक कर दें तो वो पूर्ण रूपेण निष्क्रिय हो जाएंगे। इसी तरीके से आप अन्य को भी समझ सकते हैं कि अन्य पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अवलोकन करिएगा आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे एंजाइम के उपयोग। तो एंजाइम के क्या क्या उपयोग, वैसे तो बहुत सारे उपयोग हैं, कुछ उपयोगों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है प्रोटीएस, ये एक एंजाइम का नाम है और इसका क्या उपयोग है देखिए। सोयाबीन पेय पदार्थों में सोयाबीन प्रोटीन के घुलनशील अन्य खाद्य पेप्टाइड और एमिनो एसिड के जल अपघटन का नियंत्रण, फल निर्माण में जल घटित झागदार प्रोटीन का उपयोग करने हेतु प्रोटीएस एंजाइम का प्रयोग होता है। इन्वर्टेस, तो शक्कर के चूर्ण का पिंड न बनने देने के लिए इस एंजाइम का प्रयोग फल एवं खाद्य संरक्षण में किया जाता है। कैटालेस, तो खाद्य पदार्थों में घुलनशीलता को विकसित करने हेतु इस एंजाइम का प्रयोग होता है। पेक्टिनेस, तो नींबू वंशीय फल तथा जैतून में तेल अलग करना और जैतून के तेल की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु पैक्टिनेस नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। अब है डेक्सीट्रेनेस, तो शक्कर उद्योग में गन्ने के रस को पतला करने के लिए इस एंजाइम का प्रयोग होता है। तो यहाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि जो भी कुछ भी मैंने आपको बताया ये सब आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिए या आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे पुनः फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको समझ में आई होंगी। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछें। मैं यथाशीघ्र आपको समाधान उपलब्ध कराऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो नई क्लास की सूचना बिना किसी रुकावट के आप तक यथाशीघ्र पहुंच पाएगी।
इसके अलावा आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको यूट्यूब पेज पे जाना है, मेरे इस चैनल के यूट्यूब पेज पे जाना है, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। ऐसा करने से इन वीडियोस को बार बार देखने के लिए आपको बार बार डेटा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका डेटा एक बार खर्च होगा सिर्फ वीडियो को डाउनलोड करने में, और आप अनगिनत बार इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स रिवाइज करिए और आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में अभी से जुट जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।